नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूँ सुधांशु रंजन। आज तथ्यता में हम किशोरों का जो प्यार है एडोलिसेंट लव उस पर विचार करेंगे और उसका कारण ये है कि अभी 23 मई को भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। वो जो मामला है उसका नाम है इन रेफरेंस राइट टू प्रिवेसी ऑफ एडोलिसेंट्स। उस मामले में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय दिया है और उसमें जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012, उसमें कुछ संशोधन करने की सलाह दी गई है, बल्कि निर्देश दिया है और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। इस पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि एक मामला कलकत्ता से आया है और उस पर शीर्ष अदालत क्या ये फैसला है। तो आज हम उसी पर विचार करेंगे कि जो बाल यौन अपराध संरक्षण कानून है वो किस हद तक सही है और अगर कोई बदलाव की ज़रूरत है तो वो क्यों है। वैसे जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई थी सर्वेक्षण के बाद 2019 में, उसमें ये कहा गया है कि जहाँ तक बच्चों को संरक्षण और सुरक्षा देने की बात है उसमें भारत का कानून और न्याय जो है सबसे बेहतर है, बेहतरीन है। और उसने ये माना कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन जहां बच्चे बहुत सुरक्षित हैं उनसे भी इस मामले में भारत आगे है। तो हमारा जो पॉक्सो एक्ट जो है उसमें प्रावधान ये है कि 18 से कम उम्र के जो भी हैं वो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, और उनको आपस में संबंध बनाने की छूट कानून के तहत नहीं दी गई है, क्योंकि उसमें अगर कोई सहमति भी दी जाती है तो वो सहमति जो है वो वैध नहीं है। यानी 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़की, अगर उनका किसी के साथ शारीरिक संबंध बनता और ये कहा जाए कि स्वेच्छा से बना, सहमति से बना, तो कानून की दृष्टि में वो कंसेंट जो है, वो सहमति, वो अवैध है, इनवैलिड है। तो ये तो एक पक्ष है कि काफी बचाव मिलता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि इससे कई तरह की समस्याएं भी पैदा होती हैं। और यही समस्या जो है सो शीर्ष अदालत ने देखा कि कलकत्ता से जो ये मामला आया है उसमें भी ये बात आई है। अब ये भी एक सत्य है कि किशोरों के जो है वो रोमांटिक संबंध बनते हैं। प्यार एक जो है मौलिक अनुभूति है और ये जो है सबसे तीव्र स्तर पे महसूस होती है जब कोई किशोर होता है। उस समय ये भावना बहुत उफान मारती है। तो रोमांटिक संबंध बनते हैं और उनकी परिणति जो है सामान्य तौर पर यौन संबंधों में भी हो जाती है। तो उनको दंडित करना किस हद तक जो है सही है, ये एक विचारणीय मुद्दा है। और ऐसा ही जो है सो इस मामले में भी बात सामने आई है। तो इस एक्ट में जो है एक धारा 19 है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे अगर संबंध बनते हैं तो जिसको भी इसकी जानकारी है उसके लिए अनिवार्य है कि वो पुलिस को इसकी रिपोर्ट करे। अब जहां आपस में सहमति से संबंध बन रहे हैं तो वो लड़का और लड़की तो इसकी सूचना पुलिस को देंगे नहीं। और ये कहता है कि अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है तो उसको सूचना देना है। तो माँ बाप अगर है, माँ बाप को पता है तो उनको ये मजबूरी है कि वो दें, नहीं तो उनको दंडित करने का प्रावधान है। या किसी और को अगर इस बात की जानकारी है तो वो ये सूचना दें, नहीं तो उनको जो है सो दंड मिलेगा। तो कई बार माँ बाप लाचारी में सूचना देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ स्वैच्छिक संबंध किसी लड़की ने लड़के से बनाया है और माँ बाप को पसंद नहीं है तो माँ बाप जाकर के एफआईआर, प्राथमिकी दर्ज करते हैं, आरोप लगाते हैं कि मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है, अपहरण हुआ है, जबरदस्ती संबंध बनाए गए हैं। और चूंकि कानून में प्रावधान है कि 18 साल से कम उम्र में अगर कोई सहमति देती है लड़की तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। तो बलात्कार के तहत उस पर जो है सो जो है उसको दोषी मान करके दंड दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। अब पहले हम ये समझ लें कि ये जो है घटना क्या है। वैसे तो ये कानून जो है जेंडर न्यूट्रल यानी जो है लिंग निरपेक्ष कानून है, चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों को बराबर माना गया है। ये घटना ये है कि 2018 में कोलकाता में 14 साल की एक लड़की का संबंध जो है 25 साल के एक आदमी से होता है। दोनों के बीच रिश्ते बनते हैं, फिर वो गर्भवती हो जाती है और उसको एक बेटी भी पैदा होती है। तो फिर ये जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, माँ ने ही जो है इसमें प्राथमिकी दर्ज कराई। फिर निचली अदालत ने इसको जो है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की धारा 6 के तहत कहा कि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट है और 20 साल की सजा उसको दी गई। साथ ही साथ भारतीय दंड विधान की धारा
363 और 366 जिसमें अपहरण का प्रावधान है, उसके तहत भी 4 और 5 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा निचली अदालत ने दी। इसके खिलाफ जो है उच्च न्यायालय कलकत्ता में अपील की गई। 18 अक्टूबर 2023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला आया। उसमें एक ये जो है खंडपीठ थी, यानी 2 न्यायाधीशों की पीठ थी, और उसने उसको बरी कर दिया। जो अभियुक्त था उसको बरी कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये आपस के संबंध सहमति से हैं, जहां कोई शोषण नहीं है। और उसने जो कुछ टिप्पणियां की जिनको लेकर विवाद हुआ है, वो टिप्पणियां ये है कि किशोरियों के लिए यानी लड़कियों के लिए उसने ये कहा कि हर लड़की की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो है आप को बचाए, अपने अधिकारों की रक्षा करे, अपने शरीर की रक्षा करे, उसको अपनी इज्जत और मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, अपने स्वत्व को विकसित करे, और जो इंद्रिय सुख के लिए जो सेक्सुअल अर्ज जो है उससे अपने आप को बचाए, उसका दमन करे। 2 मिनट के सुख के लिए वो अपनी मर्यादा को तार तार न करे। साथ ही किशोरों जो लड़के हैं उनके लिए भी उच्च न्यायालय ने सलाह दी है कि वो महिलाओं की कद्र करना सीखें, महिलाओं की गरिमा, इज्जत, निष्ठा और उसके शरीर का सबका ख्याल रखना चाहिए। साथ ही एक सलाह उसने ये भी दे दी कि 16 साल से ऊपर के किशोरों के जो संबंध होते हैं उनको अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अपराध प्रक्रिया विधान है, हालांकि अब तो कानून बदल गया है, अब नए विधान आ गए हैं, लेकिन जो पुराने मामले चल रहे थे वो वही आईपीसी सीआरपीसी के तहत उनका निष्पादन हो रहा है। तो उसकी धारा 482 के तहत उसने अपनी आंतरिक शक्ति इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि को खारिज करके उसको बरी कर दिया, और कहा कि चूंकि सहमति से बने थे इसलिए ये सजा देना सही नहीं है। साथ ही पॉक्सो एक्ट में भी कुछ संशोधन करने की उसने सिफारिश की। क्योंकि इन टिप्पणियों को लेकर के बहुत विवाद हो गया, इसलिए शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान ले लिया इसका, यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द हाई कोर्ट। और उसमें 8 दिसंबर 2023 को उसने ये संज्ञान लिया, और 20 अगस्त 2024 को उसने कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया। यानी जो दोष सिद्धि कन्विक्शन था उसको उसने सही माना कि जो कन्विक्शन है वो सही है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसने अपनी असाधारण शक्ति जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर उसको दिया जाता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। और देश की शीर्ष अदालत को ही यह अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी फैसला दे सकता है वैसे मामलों में जिसके सामने लंबित हो। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने ये कहा कि हालांकि दोष तो सिद्ध हो चुका है, लेकिन उसको सजा देने का मतलब ये होगा कि सबसे अधिक परेशान इसमें पीड़िता होगी, जो विक्टिम है, यानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ या उसके साथ जो भी हुआ, क्योंकि अभी उसकी बच्ची है और उसकी प्राथमिकता ये है कि वो उस बच्ची को पढ़ाए, उसका लालन पालन करे, वो खुद भी पढ़ना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर पति को जेल भेजा जाता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी उस लड़की को होगी, और वो लड़की अपने पति को बचाने के लिए मुकदमा लड़ रही है। और इस मामले में जो कानून और व्यवस्था की जो यहाँ कमियां हैं वो खुल करके सामने आई, और खुद उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि तबाह तो वो हुई ही है, आर्थिक रूप से टूट गई है, लाखों रुपए वकील को फीस देने में उसके बर्बाद हुए, दलालों को उसने पैसे दिए। तो ये जो स्थिति है वो पूरी तरह से पीड़िता के खिलाफ जाती है। तो समाज का और न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो उसको संरक्षण दे, और ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का दंड जो है उसके पति को देना जो है सबसे ज्यादा उसको ही परेशान करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ निर्देश दिए, उसमें उच्च न्यायालय की तो आलोचना की ही, साथ ही न्यायाधीशों के लिए भी निर्देश जारी किया कि फैसले लिखते समय उन्हें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, और जो पीड़िता को एक पिटे पिटाए तरीके से, रूढ़िबद्ध तरीके से जो प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसकी जो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है वो गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो जज को भी एक सलाह दी गई है, लेकिन बात वही आती है कि जो काम उच्च न्यायालय ने किया टिप्पणियों के साथ कि उसने कन्विक्शन को खत्म कर दिया और सजा को भी खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया कि उसने
दोषी माना लेकिन सजा उसने नहीं दी, यानी घूम फिर करके बात वहीं पर आती है। लेकिन चूंकि वो शीर्ष अदालत है और उसको आर्टिकल 142 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त है, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हुए उसने कह दिया कि यहाँ पर सजा देना उचित नहीं है। लेकिन बात ये उठना स्वाभाविक है कि अगर अदालत मानती है कि उस व्यक्ति ने गलत किया है तो फिर उसको इस आधार पे कह देना कि सजा देने से पीड़िता को बहुत कष्ट होगा, तो इसमें कुछ सवाल उठेंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी की हत्या कर देता है और उसको जो है उस पर मुकदमा चलता है, लेकिन इस बीच वो शादी कर लेता है और उसको अदालत से फांसी की सजा हो जाती है, तो क्या ये कहा जाएगा कि चूंकि वो शादी कर लिया है और फांसी की सजा होगी तो इसकी सजा उसकी पत्नी को मिलेगी, तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो ऐसे कई मामले होते हैं जहां पर कि बड़ी कठिन परिस्थिति होती है, जिसको कहते हैं हार्ड केस। वहां पर कानून को बचाना है, अब उससे न्याय हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर कानून ऐसा जहां न्याय नहीं हो पा रहा है तो उसमें और क्या तरीका हो सकता है। उच्च न्यायालय ने जो काम किया वही उच्चतम न्यायालय ने भी किया, लेकिन उसके लिए उसकी घर को उसकी आलोचना की और उसने अपनी अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट जो और हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दे हैव टेकन मोर नुआंस्ड पोजीशन, उसने ज्यादा समझदारी दिखाने का काम किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे एक मामले में कहा था कि प्यार जो है एक मौलिक अनुभूति है और किशोरों को उसका हक है जिससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और 2001 में मद्रास उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कि अंतःस्रावी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैविक परिवर्तन होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और ऐसी स्थिति में माँ बाप और समाज का काम है कि इन किशोरों और किशोरियों को जो है सो सही रास्ते बताएं, उनका मार्गदर्शन करना ये सबका काम है। तो इसलिए ये माना कि हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों में ज्यादा समझदारी दिखाई है। लेकिन कैलकाटा उच्च न्यायालय ने जो किया उसने बहुत जो है घनघोर आलोचना की है। अब फिर बात वहीं पे आती है कि 142 के तहत जो है ये सजा को माफ कर देना ये कितना सही, ये तो हर जज का एक व्यक्तिगत मत हो सकता है। और मैंने कई बार अपने पहले के कार्यक्रम में ये कहा भी है कि 142 का जितना इस्तेमाल पिछले 2-3 दशकों में हुआ है उसके पहले 40 सालों में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूँ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है और बहुत दुर्लभ स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल एक परंपरा हो गई है कि लगभग जो है कहा जाए कि हर तीसरे चौथे मामले में 142 का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कई बार वो होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है जहां पर कि किया जाना चाहिए और घनघोर अन्याय होता है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। 2009 का मामला है ओम प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस राधा चरण एंड अदर्स। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। नारायणी नाम की एक महिला थी, उसकी शादी हुई और शादी के 3 महीने के अंदर ही पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसको कुलक्षणी कहकर घर से निकाल दिया। अब घर से अगर किसी शादीशुदा महिला को निकाल दिया जाता है ससुराल से तो उसके पास एक ही आसरा है कि वो मायके चली जाए। वो मायके गई, उसने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद एक नौकरी करने लगी। क्योंकि परिवार में और कोई नहीं था और रहती थी माँ बाप के साथ, तो खर्च बहुत कम था, तो उसके काफ़ी पैसे जमा हो गए। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई जिस समय कि उसके माँ बाप भी जीवित थे। उसके खाते में काफी बड़ी संख्या बहुत बड़ी रकम जो है जमा हो चुकी थी। और जब मृत्यु हो गई तब उसके ससुराल वाले उस पैसे पे दावा ठोकने के लिए आ गए। उसकी मां ने कहा कि जो हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसकी धारा 372 के तहत वो सारे रुपए उसको मिलने चाहिए। लेकिन जब ससुराल वाले आ गए, उसके पति की बहन के बेटे, उसने कहा कि नहीं, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15 है उसके तहत ये अधिकार हमारा बनता है। और उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई औरत मर जाती है इन टेस्टेट, यानी बिना कोई अपना विल लिखे हुए, तो वो उसकी संपत्ति जो है उसके बच्चे अगर उसके पहले गुजर चुके हैं तो बच्चों के जो बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उनको जाएगा। और अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर जो है उसके पति को जाएगा। और पति भी नहीं है तो जो पति के उत्तराधिकारी हैं कानून के तहत उनको जाएगा। और उसके बाद माँ है या बाप है उनको जाएगा। अब इसी के तहत ससुराल वालों ने दावा कर दिया, जो पति की बहन के बच्चे थे उन्होंने दावा किया। और उसमें जस्टिस एसपी सिन्हा ने कहा कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि कानून साफ नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ पर संपत्ति
मायके से मिलती है तो फिर वो माँ बाप को वापस चली जाएगी, अगर ससुराल से मिलती है तो ससुराल वालों को जाएगी। लेकिन जो खुद अर्जित की गई है संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इसके बारे में कानून जो है वो खामोश है, साइलेंट है। इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि हार्ड केसेस मेक बैड लॉ, यानी जो ऐसे मामले होते हैं जिनमें तथ्य इस तरह से जटिल होते हैं तो वो जो है सो अच्छा उसमें कानून नहीं बनता है। तो ओम प्रकाश बनम राधाचरण मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया और नारायणी की जो संपत्ति थी या उसके पास जो जमा जो बैंक अकाउंट था, जो जितने पैसे थे, वो उनके पति की बहन के बच्चों को दे दिया गया। अब ये है कि जब हाँ कहते हैं कि एक सब्सटेंटिव लॉ है तो फिर 142 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अच्छे जज जो होते हैं वो कानून को तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं, बल्कि तथ्यों को भी थोड़ा इस तरह से कहा जाए तोड़ मरोड़ देते हैं या इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि न्याय हो सके। इसमें जज के पास एक चारा ये भी था कि अपनी विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कह सकते थे कि अगर नारायणी अपना विल लिखती तो कभी भी किसी कीमत पे वो अपने ससुराल वालों को नहीं देती। जिस तरह से उनको अपमानित किया गया और ससुराल ने कभी एक बार नहीं पूछा कि वो किस तरह से रह रही है, वो उसने पूरा जीवन मायके में गुजारा। इसलिए किसी भी तरह से कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वो अपनी संपत्ति लिखती, और इसलिए माना जाएगा कि उसने विल में अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं दिया। और इस तरह से भी किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया और एक अन्याय हुआ, ससुराल वालों को प्रॉपर्टी दी गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अन्याय हो रहा है लेकिन हम कानून के हाथों बंधे हुए हैं। तो इस तरह से 142 का इस्तेमाल वहां पर नहीं हुआ, लेकिन अभी बार बार 142 का इस्तेमाल हो रहा है। जो भी हो, स्थिति ये है कि एडोलेसेंट लव जो है वो एक सच्चाई है, एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है और उससे अनदेखी जो है, आंख मोड़ना गलत है। लेकिन साथ ही साथ बच्चों का शोषण न हो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। पूरी दुनिया में ये समस्या है और जैसा मैंने कहा कि जेंडर न्यूट्रल है तो उसमें बहुत सारी महिलाओं को विदेशों में सजा मिली है। एक एंट्री सेरेना का केस है, अमेरिका के कोलोराडो की है, जो 31 वर्ष की अवस्था में उसने एक 13 साल के लड़के से संबंध बनाया और उसके बाद गर्भवती हुई और फिर उसका जो है सो बच्चा भी हुआ। लेकिन अदालत ने उसको जेल नहीं भेजा, उसने अपनी गलती मानी लेकिन अदालत जेल नहीं भेजा। और उस जो 13 साल का लड़का था उसकी मां ने कहा कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला है। अगर ये स्थिति उल्टी होती कि वो 31 साल की महिला जो है वो पुरुष होती और ये जो है सो लड़के की जो लड़की होती तो बहुत बड़ा दंड मिलता। तो ये बहुत बड़ा न्याय मेरे बेटे के साथ हुआ है जिसका बचपन उस औरत ने छीन लिया। इसी तरह से एक टेनेसी की एक शिक्षिका है जो 39 साल की है, उसका नाम है एलिसी मैककॉमन। उसने 12 साल के एक बच्चे के साथ संबंध बनाया और गर्भवती हुई और उसने माना भी अदालत में कि ऐसे 21 संबंध उसने 12 से 17 साल के बच्चों के साथ बनाए हैं। तो यानी पूरी दुनिया में इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ तो उम्र का बहुत बड़ा फासला है। एक सिद्धांत ये भी है, क्लोज इन एज गैप रिप्रीव, यानी अगर उम्र का फासला कम होता है तो उसमें जो है सो छूट दी जा सकती है। यानी मान लिया जाए कि लड़की 15 साल की है, लड़का 16 साल का है या 17 और 16 हो, इस तरह से, तो उम्र का फासला अगर कम होता है तो गैप इन एज रिप्रीव करके जो है सो कर सकते हैं कि बहुत कम जो है गैप है। तो उसके तहत भी कई देशों में इस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं। और जो सहमति की उम्र है वो 18 हो या कम हो ये भी विचारणीय है, क्योंकि जब 16 से बढ़ा करके भारत में 18 किया गया था तो कुछ लोगों ने विरोध किया था और ये उसमें प्रावधान किया गया था कि 16 से 18 के बीच अगर संबंध बनते हैं तो उनको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाए। लेकिन संसदीय समिति ने उसको इस आधार पर खारिज कर दिया कि अगर ऐसा होगा तो अगर संबंध बनते हैं तो हमेशा जो पीड़िता है, लड़की है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उसको प्रमाणित करना होगा कि उसने सहमति दी थी। अगर नहीं भी सहमति दी हो तो उसके ऊपर एक बोझ रहेगा। तो इसलिए उस प्रावधान को हटा दिया गया। लेकिन ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि पॉक्सो एक्ट का अर्थ ये नहीं है कि जो किशोरों के बीच आपसी संबंध बनते हैं सहमति से, उनको जो है सो जेल भेज दिया जाए। उनको अपराध की श्रेणी से बाहर करने की जरूरत है। ब्रिटेन में जो है ये 16 साल है सहमति देने की उम्र, फ्रांस में 15 साल है, स्पेन में 13 साल है और अमेरिका के कई राज्यों में अलग अलग प्रावधान है, क्योंकि वहाँ अलग अलग राज्य हैं तो वहाँ 16 से 18 की जो है उम्र रखी गई है। अब ये सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी है और इस पर जवाब भी मांगा है, इसमें केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। तो अब ये देखना है कि केंद्र सरकार इस पर क्या
जो है अपना पक्ष रखती है, लेकिन निश्चित रूप से ये बात सही है कि किशोरों को प्यार के लिए दंडित अगर किया जाता है तो शायद ये बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि ये मानवीय और जो है सो मूलभूत मौलिक एक भावना होती है, और अगर कहीं अपराध की कोई नियत नहीं हो, उसके लिए दंडित करना जो है कितना सही है, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसको कृपया आप सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।